हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारे पास क्वेश्चन है एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार। यानी प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। वर्क डन बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जिसमें दिया हो कि गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो उसके लिए सिंपली वर्क डन का एक ही फॉर्मूला होता है, माइनस ऑफ पी एक्सटीरियर वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। ये हो गया हमारा वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है। अब पी एक्सटीरियर या पी एक्सटर्नल जो है हमारा, वो क्या है? 1 बार है। 1 बार यानी 1 × 10⁵ पास्कल, या कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बात करें वॉल्यूम फाइनल की, वो है 10 लीटर। वॉल्यूम इनिशियल की वो है 1 लीटर। और कन्वर्जन रेशियो होता है 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब अगर लिखें तो वर्क डन क्या आएगा? माइनस टाइम्स एक्सटर्नल प्रेशर यानी 10⁵, वॉल्यूम यानी 10 - 1 × 10⁻³ तो इसको लिखेंगे आ जाएगा माइनस का 9 × 10⁻²। अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करें तो लिख देंगे 0.9 × 10⁻³ जूल। और यही चीज बन जाएगी हमारी इसको ही लिख दें अगर, तो इसको अगर लिख दें तो बन जाएगा वर्क W इज इक्वल टू -0.9 किलो जूल। तो किलो जूल में आ गई -0.9। तो करेक्ट ऑप्शन जो अगर देखें तो इस क्वेश्चन के लिए होगा सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपका क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन गिवन है टेम्परेचर द डिफरेंस बिटवीन हमें डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस बताना है जब कंबशन हो रहा है किसका 1 मोल ऑफ हेप्टेन का कैरिड आउट एट टेम्परेचर टी, वो किसके इक्वल होगा। तो देखो हेप्टेन क्या होता है। हेप्टेन हमारा एक एल्कीन है जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, CnH2n+2। इसका फॉर्मूला ये होता है। और हेप्टेन में हमारे नंबर ऑफ कार्बन n कितने होते हैं? 7। तो C7H2 ऑफ n मतलब 2 × 7 14 + 2 16। तो C7H16। और ये हमारा क्या होता है? एक लिक्विड। तो हम इसका कंबशन कराना। कंबशन क्या होता है? जब हम अपने सब्सटेंस को हीट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, उसके 1 मोल को हीट करते हैं, ताकि हमें क्या मिलता है अपने प्रोडक्ट में? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है ना। तो देखो अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे C7 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। बाद में देखते हैं, पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने? 16। और यहाँ पे कितने? 2। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ 8 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 8 से। ये मेरा लिक्विड और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए? हाइड्रोजन भी 16 हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हो गए? 7 2 14 14 प्लस यहाँ पे हमारे 8, तो कितने हो गए? ये 22। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 11 से। तो यहाँ पे मेरे ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 22। अब यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो देखो डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन क्या होता है? मेरा डेल्टा एच इक्वल होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जहाँ पे डेल्टा एन जी हमारे गैसियस मोल्स होते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा एन जी की कितनी वैल्यू है? देखो गैसियस मोल्स प्रोडक्ट के साइड कितने हमारे? 7 माइनस रिएक्टेंट के साइड कितने? गैसियस मोल्स 11। तो 7 - 11 -4, तो ये इक्वल हो गया डेल्टा एन जी -4 आर। और हमें टी टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है, तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ -4 RT। जो हमें कौन सा ऑप्शन में गिवन है? वो गिवन है पार्ट सी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ? पार्ट सी। थैंक यू। Hello everyone. In this question, we have to find in which case process will be spontaneous at all the temperatures. We will do this question with the help of equation change in Gibbs free energy, which is delta G equals to delta H minus T delta S, where G is our change in Gibbs free energy, delta H is change in enthalpy, T is our temperature, and S is our change in entropy.
Okay. Now, for a process to be spontaneous, delta G should be negative. That means less than 0. And for a process to be non-spontaneous, delta G should be positive, which is greater than 0. And when delta G is equal to 0, it means that the process is at equilibrium. Okay, so we have to make this process spontaneous. Now we know that for a process to be spontaneous, delta G should be less than 0. So let us write this equation again. Delta G equals to delta H minus T delta S. So for delta G to be negative, this term should be greater than this. Okay, so delta S should be positive, means greater than 0. Because in that case, this whole term will be greater and this term will be more in negative. Okay, so and delta H should be less than 0 to make this delta G negative. So our correct option will be delta S should be greater than 0 and delta H should be less than 0. The correct option should be option A. Thank you. Hello everybody, the question is, during the compression of a spring, the work done is 10 kJ and 2 kJ escape to the surrounding as heat. The change in internal energy delta U is? From the first law of thermodynamics, as we know the equation, delta U is equal to Q plus W. This is our first equation. So in this equation, delta U is change in internal energy, Q is the heat and W is the work done on the system or by the system, which is depend on the question. In the question, the given value of work done is W is equal to plus 10 kJ. It should be positive due to work done on the system, and Q is equal to minus 2 kJ. It should be negative due to energies escape from the surroundings. Now putting this value in equation first, so delta U is equal to Q is minus 2 kJ plus work done is 10 kJ. So on solving this equation, we will get delta U is equal to plus 8 kJ. This is change in internal energy. Now check the option. Option number 3 is correct. थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। हमको ये जो दे रखी है स्टेट्स जो दे रखी है स्टेप्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों में कौन से स्टेट फंक्शन नहीं है हमको ये बताना है। ठीक है, तो एक एक लेकर हम सबको लेकर चलेंगे कि ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट में हमको देखा है क्यू प्लस डब्ल्यू। हमको ये बताना है कि स्टेट फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब यूज़ करते हैं तो क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू आता है, यू माइनस डब्ल्यू आता है। क्यू इज इक्वल टू यू माइनस डब्ल्यू, और यहाँ से हमारे पास आता है क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू। ये होता है इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि क्यू प्लस डब्ल्यू स्टेट फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, क्यू प्लस डब्ल्यू स्टेट फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे आ गया इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यू जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। ये पता होना चाहिए कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में डिफरेंस क्या है। स्टेट फंक्शन होते क्या है? स्टेट फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं जो किस पे डिपेंड करे, जो से केवल और केवल स्टेट वेरिएबल्स पे डिपेंड करे, जैसे कि प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करे। स्टेट वेरिएबल्स पर डिपेंड करे, किसी और चीज़ पे डिपेंड ना करे। तो जो यू होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है, वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इस वजह से जो क्यू प्लस डब्ल्यू है, जो हमारा फर्स्ट है क्यू प्लस डब्ल्यू, वो क्या है? स्टेट फंक्शन। हमको बताना कौन से स्टेट फंक्शन नहीं है। तो पहला ये क्या है? हमारा स्टेट फंक्शन है। ठीक है, पहला स्टेट फंक्शन है। अब हम देखेंगे अपना सेकंड की हमको सेकंड जो है वो क्या दे रखा है। सेकंड में हमको दे रखा है क्वेश्चन में क्यू, कि क्यू स्टेट फंक्शन है या नहीं है।
क्या हुआ है, हीट। जो हीट होती है वो कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं होती, ये होती है पाथ फंक्शन। कैसे? पाथ फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड करे कि उसने कितना पाथ कवर करा है, ना कि स्टेट पर डिपेंड करे। वो सिस्टम पाथ पे डिपेंड करता है, वो सिस्टम अपनी स्टेट पर डिपेंड ना करे। जैसे हीट है, अगर पाथ अगर ज़्यादा है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा कवर किया गया है, तो हीट रिलीज ज़्यादा या कम वो उस पर डिपेंड करेगी, ना कि स्टेट पे। तो ये क्या है, एक पाथ डिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड करता है। तो हीट क्या है, एक पाथ डिपेंडेंट, मतलब कि स्टेट फंक्शन नहीं है, नॉट स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन नॉट। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा थर्ड क्या है। थर्ड हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि W मतलब वर्क डन, कि वर्क डन स्टेट फंक्शन है या नहीं है। वर्क डन क्या आता है, ये भी एक पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमने 2 पॉइंट कंसीडर करे, ये A है और ये B है। पहले वो यहाँ से A से B गया, एक तो वो ऐसा कर्व पाथ कवर करा उसने, और एक उसने स्ट्रेट पाथ। तो ज़्यादा एनर्जी उसकी, ज़्यादा वर्क उसको उसमें करना पड़ेगा जिसका पाथ ज़्यादा है। जैसे A to B अगर वो इस रास्ते से जाता है तो उसका पाथ ज़्यादा है, तो उस केस में उसको वर्क जो करना पड़ेगा ज़्यादा, मोर करना पड़ेगा। और इस केस में जो वर्क करना पड़ेगा वो लेस, इसलिए वो क्या हुआ, पाथ डिपेंडेंट, मतलब कि वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, स्टेट फंक्शन नहीं है, नॉट अ स्टेट फंक्शन। और हमको ये बताना है कि स्टेट फंक्शन कौन सी नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ वन, कि हमको फोर्थ क्या दे रखी है। फोर्थ स्टेटमेंट में हमको दे रखा है H माइनस टी एस, ये क्या है। ठीक है, H माइनस टी एस, H माइनस टी एस क्या है, जब हम गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशन निकाल तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। अगर कोई चेंज ना हो तो G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। तो हमको बताना है कि जो ये G है ये क्या है, ये स्टेट फंक्शन है या फिर नहीं है। यहाँ पर G वो गिव्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, तो G जो है कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पे डिपेंड कभी भी नहीं करता। ये जो है ये एक स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि उसकी स्टेट कैसी है। जो फंक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है, मतलब जो हमारा सिस्टम है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, हमारा सिस्टम किस किस स्टेट्स पर डिपेंड कर रहा है। और ये जो G होता है ये भी क्या होता है, फंक्शन होता है किसका, प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का। इसलिए G क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। तो G क्या है, हमारा स्टेट फंक्शन। अब हमको ये वो ऑप्शन चूज करने हैं जो कि हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है। तो ऊपर से देखेंगे, पहला हमारा क्या आया, स्टेट फंक्शन, तो पहला हो गया गलत। दूसरा है हमारा क्या आया, पहले के बाद दूसरा है हमारा पाथ फंक्शन, मतलब कि स्टेट फंक्शन नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा होगा ठीक, हमको वो ही बताना है जो स्टेट फंक्शन नहीं है। थर्ड भी हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है और फोर्थ हमारा स्टेट फंक्शन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, सेकंड एंड थर्ड। अब हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे जिसमें सेकंड एंड थर्ड आ रहा है। पहले में सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं है, गलत। फर्स्ट भी हमारा नहीं, गलत। सेकंड एंड थर्ड आ गया, ये क्या है हमारा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट है हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ, ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, थर्ड वन, जिसमें आ गई सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है,